Hello friends, I am Dr. Beena Sethi and today we are going to discuss chemical properties of alcohol. In this section, I already have discussed 2 lectures on alcohols in which I discussed physical properties, methods of preparation, isomerism, nomenclature and classification of alcohol. So today is the 3rd lecture of alcohol और अगर आपने मेरे वो 2 लेक्चर मिस कर दी हैं तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। अब यहाँ देखिए कि एक प्रॉपर्टीज वो हो सकती है कि जब O और H वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो और इस H की जगह कोई और ग्रुप आ जाए, कोई और मेटल एटम आ जाए, तो ये कहलाती हैं फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड क्लीवेज ना हो बल्कि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो, मीन्स R अलग हो जाए, OH अलग हो जाए, तो ये कहलाती है आपकी सेकेंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच RO बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होता है। थर्ड हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे बल्कि R में जो ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन है या कोई और ग्रुप है, वो पार्टिसिपेट करेगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ R ग्रुप ये हमारी थर्ड कैटेगरी हो जाती है। और फोर्थ कैटेगरी हमारी होती है जब ये पूरा मॉलिक्यूल यानी कि R भी रिएक्शन करेगा और OH भी रिएक्शन करेगा, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? फोर्थ कैटेगरी में। इसकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस में हम कंसीडर करते हैं जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। इनको हम एसिडिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रेक के बाद क्या होगा? RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स। तो इन रिएक्शंस में ऑल एल्कोहल्स बिहेव लाइक एसिड्स। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये आपने एक अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन बेस से करा दी, यहाँ आप इसको एसिड कंसीडर कर रहे हैं, तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो ये आपको बन गया सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में बन गया वाटर। तो ये सिंपल आप एसिड बेस रिएक्शन भी इसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने क्या किया? मेटल से रिएक्शन कराई। अब देखो जो एल्कली मेटल्स हैं वो भी एल्कली की तरह ही रिएक्शन करते हैं। फर्क क्या होता है कि साइड प्रोडक्ट आपको वाटर की जगह क्या मिलेगा? यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो मैंने लिया ROH, इसकी रिएक्शन करा दी मेटल से। ऑल मेटल्स इससे रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। और अगर मैंने एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई तो बन जाएगा एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है तो यहाँ पे 3 एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर होगी। ये है आपका मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम गिरगनार रिएजेंट भी कहते हैं। इसकी एक स्पेशलिटी क्या होती है कि ये इस तरीके से ब्रेक होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव और मिथाइल नेगेटिव। तो मिथाइल नेगेटिव को कार्बन आयन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन पॉजिटिव दे सकता है वो मिथाइल जो है नेगेटिव आयन लेकर क्या बना देता है? मीथेन गैस बना देता है और साथ में क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हैलाइड एल्कोक्साइड। तो यहाँ इस तरीके से रिएक्शन होती है कि ये H प्लस देता है, ये CH3 माइनस और दोनों मिलके क्या बना देते हैं? मीथेन। नेक्स्ट अगर मैं इसकी सोडियम से कराऊं तो सोडियम भी क्या है? एल्कली मेटल है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन करेगा जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ने किया। तो आपको बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप सोडियम की जगह क्या ले सकते थे? और पोटेशियम। पोटेशियम की भी रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होती है और आपको क्या मिल जाता है? पोटेशियम एल्कोक्साइड। और अगर आप इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ देखो क्या फर्क होता है कि कंसंट्रेट H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हम जानते हैं कि इस दुनिया में ना तो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ना कोई एसिड है ना कोई बेस है। तो देखिए जैसे हम इस लाइन को देख के नहीं कह सकते कि ये बड़ी है या छोटी है। क्यों? क्योंकि इसके सामने क्या है? ये बड़ी और इसके सामने क्या है? छोटी। इसी तरीके से इस दुनिया में ना तो कोई
जो है एसिड है ना कोई बेस है, डिपेंड करता है कि सामने वाला सब्सटेंस क्या है। अब यहाँ देखो कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अभी तक आप एसिडिक एसिड को क्या मानते थे कि ये भी एसिड है। तो अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके सामने ये एसिडिक एसिड क्या बन जाता है, वीक एसिड बन जाता है, और इंस्टेड ऑफ H आयन देने के ये क्या देता है, यहाँ से OH आयन देता है, और ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, और क्या बन जाता है आपको CH3COOR, और ये बन जाता है ईस्टर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है। नेक्स्ट वी सी एसाइलेशन रिएक्शंस। एसाइलेशन रिएक्शंस में हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इधर इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन और डाइमिथाइल एनिलीन और एनी बेस। हम इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हो जाता है और हमें मिलता है CH3COOR। नो डाउट ये भी क्या है, एक ईस्टर है, लेकिन हम इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं कहते, बल्कि हम इसे कहते हैं एसाइलेशन। कि अल्कोहल का क्या हो गया, एसाइलेशन, अल्कोहल पे एसाइल ग्रुप यानी कि CH3CO ग्रुप उसके अटैच हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन को भी हम एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेके चलते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं, वही पिरिडीन डाइमिथाइल एनिलीन या बेस की प्रेजेंस में, तो हमें वही क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। यहाँ पे भी हम इस रिएक्शन को एसाइलेशन ही कहते हैं। लेकिन ये जो वाटर यहाँ पे बना, ये वाटर क्या करता है, इसके ऊपर दोबारा हाइड्रोलिसिस कर देता है ईस्टर का, और इसको वापस इसके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इस H2O को यहाँ से क्या करते हैं, साथ साथ रिमूव कर देते हैं, ताकि ये रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल ना हो, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ही चले। अब इन रिएक्शंस में अगर हम एसिटाइल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड लें तो हम क्या देखते हैं, ROH बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर आएगी और बेंजोइल ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, और हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल। हम इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं कहते। तो ये माइन्यूट से डिफरेंस है जो आपने साथ साथ याद करते हुए चलने हैं। आपने लिया ROH एसिटिक एसिड। अब देखो एसिटिक एसिड जब अल्कोहल से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह HCl काम में ले ले, HCl भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी प्रेजेंस में ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो हम क्या देखते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कि इसमें कैटलिस्ट हमारा H2SO4 की जगह कौन है, HCl, और यहाँ पे भी जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं इनको हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन मिक्सचर से आउट करना पड़ता है, नहीं तो ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्सिबल बना देते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, डील एंड स्टार्क एपरेटस होता है एक स्पेशल टाइप का, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ साथ बाहर करता रहता है, डिस्टिल होता रहता है प्रोडक्ट, उसमें एस्टर तो नीचे रहता है और वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन के बाहर जाते जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल की ये वो सारी रिएक्शंस हैं जिसमें अल्कोहल ने क्या किया, H+ आयन दिया। अच्छा, अब अगर हमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये काउंट करना है कि ये रिएक्शन इस तरीके से हुई है, मतलब अल्कोहल ने H और एसिड ने OH दिया है, या इस तरीके से हुई है कि इसमें OH और इसने H दिया है, तो हम क्या देखते हैं, इसको कैसे कंफर्म करते हैं, हम लेबलिंग या ट्रेसिंग बोलते हैं इस मेथड को। तो हम यहाँ ऑक्सीजन की क्या कर देते हैं, ट्रेसिंग, यानी कि ऐसा अल्कोहल लेके चलते हैं जिसमें ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन ना होकर इसका आइसोटोप है, O16 की जगह O17 या 18 वाला आइसोटोप ले लेते हैं। तो अब प्रोडक्ट में अगर ये H यहाँ से गया है और OH यहाँ से गया है तो CH3CO के साथ ये वाला O जुड़ता है,
तो यानी कि यहाँ पे लेबल्ड ऑक्सीजन आपको मिलेगी और वाटर में क्या होगी, ये वाली ऑक्सीजन जाएगी जो कि नॉन आइसोटॉपिक है। और हम क्या देखते हैं, वास्तव में ऐसा ही होता है। तो जिससे प्रूव होता है कि ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, इसमें चाहे वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, चाहे फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन है, इन दोनों में एल्कोहल ने H+ आयन दिया है और एसिड ने क्या दिया है, OH आयन दिया है। अब हम देखते हैं जेरेमिटिनोव्स एक्टिव हाइड्रोजन मेथड। ये एक टाइप का मेथड होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि गिवन कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है। और इसके लिए हम जो रिएजेंट काम में लाते हैं वो क्या लाते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट भी कौन सा, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड में भी प्रिफरेबली हम आयोडाइड काम में लिखते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आपने लिया CH3OH, इसके पास ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी अमीन के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एसिटिलीन की एक्टिव हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमीन की, और ये मरकप्टेन की। तो हम क्या देखते हैं, ये CH3- इस एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, मीथेन। तो सभी केस में आपको एक मीथेन गैस मिलती है। अब मीथेन गैस की क्वांटिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है इसमें कितने हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन है तो एक मिलेगी मीथेन गैस, 1 मोल, 2 है तो 2 मोल, 3 है तो 3 मोल। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है उसके प्रपोर्शन में हमें मीथेन मिलती है। और मीथेन गैस का हम वॉल्यूम नाप लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये कितने मोल गैस बनी। और ये मेथड क्या कहलाता है, जेरेमिटिनोव्स एक्टिव हाइड्रोजन मेथड, क्योंकि इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि गिवन कंपाउंड में कितनी एक्टिव हाइड्रोजन है। अल्कोहल की सेकेंड टाइप की रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, RO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब सोचने की बात है कि जब OH नेगेटिव देगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। और जब पिछली रिएक्शंस में ये H पॉजिटिव दे रहा था तो कैसे रिएक्शन कर रहा था, एसिड की तरह। तो अब हमें इसकी बेसिसिटी देखनी है कि कहाँ इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और कहाँ इसकी बेसिसिटी कम होगी। अच्छा, और दूसरा, जब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो नेचुरली किससे रिएक्शन करेगा, एसिड्स के साथ। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी देखते हैं, हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स के साथ। ये मैंने हाइड्रोब्रोमिक लिया या हाइड्रो आयोडिक एसिड लिया या हाइड्रोक्लोरिक लिया। अब इसमें आप ध्यान दो कि इसने OH आयन देना है, OH नेगेटिव देने के बाद ये CH3CH2 क्या बचेगा, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी अगर हमें याद है तो हम सोच सकते हैं कि टर्शरी की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की ज्यादा होती है प्राइमरी से। या हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ इसको एक ही मिथाइल ग्रुप दे रहा है, और अगर इसके साथ यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप होता तो 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता, और 3 होते ऊपर से भी होता तो 3 का होता, तो ये प्लस चार्ज क्या होता, ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे टर्शरी जो है स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाने वाला है। टर्शरी अल्कोहल लेके चलेंगे, उसमें से जब ये OH निकल जाएगा तो जो कार्बोनियम आयन बनेगा टर्शरी, वो स्टेबल है। तो इसका मतलब टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये इसका क्या आएगा, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस आएगा। और कंडीशंस भी हम देखते हैं, जैसे हमने CH3CH2OH की HI से रिएक्शन कराई, तो क्योंकि HI क्या है, बेटर, इसमें I- जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो क्योंकि I- बेटर न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमाइड से और क्लोराइड से, इसीलिए HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है HBr से और HCl से। तो यहाँ ध्यान दो, HI की रिएक्शन कराते तो बिना कोई कैटलिस्ट, बिना रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्स करने के हमें क्या होता है, डायरेक्ट ही CH3CH2I और H2O मिल जाता है। इसमें क्या हुआ, H+ यहाँ से आया, OH यहाँ से गया, और क्या बन गया, CH3CH2I नेगेटिव इससे जुड़ गया, ये तो आपको बन गया इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। लेकिन HBr से रिएक्शन कराते हो तो आपको HBr के साथ अल्कोहल लेके कई टाइम तक क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्स करना पड़ता है, एयर कंडेंसर या वाटर कंडेंसर लगा के, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। बट प्रोडक्ट आपको यही मिलता है, इथाइल ब्रोमाइड। और अगर हम HCl गैस लेते हैं तो हमें या तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैटलिस्ट लेना पड़ता है, या जिंक क्लोराइड, और साथ में हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ता है। तब जाके हमें इथाइल क्लोराइड प्लस H2O, इथाइल क्लोराइड प्लस H2O मिलता है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं क्या करूं, सेकेंडरी
यानी कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लूं, ये देखो ये मैंने लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और अब मैंने इसकी रिएक्शन इनसे कराई, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो रिएक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में अब आसानी से हो जाती है। मतलब ये तो पहले भी बिना रिफ्लेक्स की हो रही थी, अभी भी बिना रिफ्लेक्स के, बल्कि फास्ट होगी। और इसमें आपको रिफ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हल्का सा गर्म कर दो तो ही ये रिएक्शन हो जाएगी। और इसमें आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या है आप थोड़ा सा गर्म कर दो, ये रिएक्शन हो जाएगी। और अगर आपने क्या किया, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, फिर रिएक्शन कराई, तो आप क्या देखते हो, तीनों ही केसेस में ना तो इधर ना इधर और ना ही इधर, ना तो आपको इसको हीट करना पड़ता है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होती है रिएक्शन हो जाती है और आपको प्रोडक्ट मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसमें भी मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसमें आपको मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट कैटेगरी की जो बी टाइप की रिएक्शंस हैं, यानी कि जिसमें ROH ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है, उसमें हम देखते हैं PCl5 से रिएक्शन, सल्फोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, PI3, रेड P प्लस I2, PBr3 या रेड P प्लस Br2, PCl3, रेड P प्लस Cl2। इन सब के रिएक्शन से आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है। जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका सेम आने वाला है। क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और R को क्या मिल जाएगा, Cl। तो ये देखो आपको यहाँ मिला RCl, यहाँ पे भी क्या मिला, सब में RCl। अब R की वैल्यू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल कुछ भी है, आपने वही की वही R की वैल्यू रखनी है, तो ये आपको मिल जाता है RCl। लेकिन जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। देखो इस केस में PCl5 के केस में वो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करता है और क्या करता है, एक HCl बना देता है, यानी कि PCl5 के ने 2 क्लोरीन दी, एक H को दी, एक R को दी। अब बाकी क्या बचा, इधर तो PCl3, इधर बचा ऑक्सीजन, ये बन जाता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये मिला। नेक्स्ट अगर आप SOCl2 लेते हो तो ये भी क्या करता है, एक Cl इसको देता है, एक इसको देता है और ऑक्सीजन को खुद ले लेता है। तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, HCl प्लस SO2। इस केस में भी सेम रिएक्शन होती है, एक Cl इसको ऑक्सीजन ये खुद ले लेगा। तो यहाँ पे भी आपको मेन प्रोडक्ट तो RCl और साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाले हैं, HCl और SO3। लेकिन इन तीनों रिएक्शंस में क्या होता है कि ये चाहे PCl3 डायरेक्ट आपने लिया, चाहे आप रेड P प्लस Cl2 लिया, इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, PCl3। कैसे, इसको आप बैलेंस कर दो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ पे 3। इसी तरीके से ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यही बना देते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये PI3 बना देते हैं। तो इट मीन्स रिएक्टेंट तो PI3 है आपका, या PBr3 है या PCl3 है। तो ये क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH से रिएक्शन करते हैं और अपनी तीनों हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है वो R को मिल जाता है। तो आपको यहाँ मिला RCl, इधर मिला RBr और इधर आपको मिल गया RI। कितने कितने मॉलिक्यूल, 3। तो यहाँ 3 ये मिल गए। लेकिन अब बचा क्या, यहाँ पे तो खाली फास्फोरस बचा और यहाँ पे क्या बचे, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो तीनों में क्या मिला, POH होल थ्राइस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3PO3। तो देखा आपने रिएक्शंस को याद करना कितना आसान है। आपने देखा मेन प्रोडक्ट सब में एल्काइल हैलाइड बन रहा है, लेकिन साइड प्रोडक्ट सबका डिफरेंट है और सब में RO बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब इन रिएक्शंस में भी हम क्या करते हैं कि ये वाली रिएक्शन जो रिएक्टेंट है इसको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय अगर हमें किसी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम प्रिफरेबली SOCl2 को ही लेते हैं। वाई, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट क्या है, HCl जो कि गैस है, SO2 जो कि गैस है, और ये दोनों ही क्या होती है, जैसे ही ये हैलाइड बना अपने आप ही एस्केप कर जाती हैं, गैसेस हैं तो उड़ जाती है और आपको प्योर क्या मिल जाता है, RCl। आपको अलग से कोई प्यूरिफिकेशन रिएक्शन करानी नहीं पड़ती। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जिसमें R ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और OH ग्रुप भी, दोनों ही क्या करेंगे,
पार्टिसिपेट करेंगे। R अपनी जगह से करेगा, OH अपनी जगह से, दोनों। उसमें हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल का बाहर जाना। तो अब देखो इसमें CH3 CH2OH है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। तो जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और वो भी 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 433 से 443 केल्विन तक, तो हम क्या देखते हैं, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H। इसका फुल मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इथीन आपको मिलता है। लेकिन अगर मैं प्रोपेनॉल लूं, 2-प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ, तो एक तो मुझे 65% ही अल्कोहल वो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है, दूसरा टेम्परेचर भी 413 केल्विन लेना पड़ता है। तो इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी, ये क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों बीटा, तो किसी भी एक से हाइड्रोजन ले लेगा और आपको क्या बना देगा, प्रोपीन। नेक्स्ट अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हो तो ये अल्फा और ये तीनों क्या है, बीटा कार्बन है, तो ये किसी एक से हाइड्रोजन लेके, और देखो यहाँ आपको 20% ही कंसंट्रेट H2SO4 लेना है और टेम्परेचर क्या लेना है, 358 केल्विन ही लेना है, और आपको क्या मिल जाता है, आइसोब्यूटीन मिल जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो टर्शरी अल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन क्या है, इजी है। तो यहाँ देखो जो टर्शरी था वो कम कंसंट्रेशन वाला कैटेलिस्ट और कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि टर्शरी में से जब OH निकलेगा तो जो रेडिकल बचेगा वो क्या होगा, कार्बोनियम आयन जो स्टेबल है। फिर कार्बोनियम आयन में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा H+, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही पहले OH जाएगा तो यहाँ पे प्लस बचेगा, फिर ये प्लस यहाँ से प्लस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना, यहाँ से एक H+ जाएगा तो माइनस, और प्लस माइनस में बॉन्ड। इस तरह से यहाँ से जब H+ जाएगा तो यहाँ पे माइनस, और माइनस प्लस में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये थी इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हमें इंडस्ट्रियली या कमर्शियली हमें इथीन गैस बनानी है फ्रॉम एल्कोहल, तो हम इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, और इसको गर्म करते हैं 623 से लेके 633 केल्विन तक, तो हमें क्या मिलती है, इथीन मिलती है। तो कमर्शियली इथीन या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, और ये भी क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दो रिएक्टेंट है, अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4। अगर हम टेम्परेचर ही चेंज कर दें तो भी प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो ध्यान दो, अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन रिड्यूस्ड प्रेशर पे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम, यानी कि ठंडा, कोल्ड आपने क्या लिया, बिल्कुल एकदम कूल H2SO4 लिया, 273 केल्विन भी कहते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो हम क्या देखते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स में से, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स में से OH निकलता है, और H2SO4 के दोनों H, तो क्या बन गए, दो वाटर मॉलिक्यूल बन गए, और दोनों इथाइल कैटायन, ये दोनों जो कैटायन बने, ये दोनों सल्फेट एनायन से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, इथाइल सल्फेट। इसको हम बोलते हैं इथाइल सल्फेट। लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो यही रिएक्शन एक बार होती है, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 में से एक ही H निकलता है और इसका एक OH, तो ये H2 बन गया, और ये जो HSO4 माइनस था बाइसल्फेट, ये इस कैटायन से रिएक्शन करता है और आपको मिलता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम इथाइल बाइसल्फेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने अल्कोहल लिया और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, साथ में कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, तो कंसंट्रेट H2SO4 इसमें किस तरीके से रिएक्शन करता है, एक में से OH और दूसरे में से H को बाहर निकालता है, और आपको क्या मिल जाता है, CH3 CH2 O CH2 CH3, यानी कि आपको मिल जाता है इथॉक्सी इथेन, ईथर बन जाती है। और ये रिएक्शन आपको अगले चैप्टर में भी पढ़नी है, जिसमें आप देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ही कर रहे हैं, एक में से OH निकाल रहे हैं और एक में से H। अभी तक देखो OH इसमें से गया है, H यहाँ से गया है, अब OH भी यहीं से गया है, H दूसरे मॉलिक्यूल में से गया है। लेकिन अगर हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है,
ये अल्फा, ये बीटा, OH भी इसी मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल का, ये दोनों बाहर जाते हैं और आपको क्या बना देते हैं, इथीन। तो इस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने पर भी अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो प्रोडक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स हम क्या देखते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन है इट फॉलोज सेटजेफ रूल। जो सेटजेफ रूल है वो क्या है, सेटजेफ रूल सेज कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम दोनों ही रिएक्शंस में क्या देखते हैं कि जब OH आयन चला जाता है और कार्बोनियम आयन बनता है तो ये शिफ्ट हो जाता है मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में, और आपको जो एल्कीन मिलती है वो कौन सी मिलती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं है वही मिले, आपको दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है जो ज्यादा स्टेबल होता है और वो एल्कीन ज्यादा नंबर की एल्कीन होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन होती है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। तो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शंस इस तरह के प्रोडक्ट जो ऑब्जर्व किए गए वो सबसे पहले सेटजेफ में किए थे, इसीलिए हम इस रूल को क्या कहते हैं, सेटजेफ रूल। तो ध्यान दो, जैसे ये 1-ब्यूटेनॉल है, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि OH ये अल्फा से और बीटा से इस तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए थी और आपको 1-ब्यूटीन मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये OH गया और यहाँ पे पॉजिटिव आया प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ये H- को शिफ्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट से ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 2-ब्यूटीन। तो अब 2-ब्यूटीन देखो, ये 1 है, नंबर 1, ये 2, तो ज्यादा नंबर की एल्कीन्स क्या मिलती हैं, ज्यादा। और दूसरा देखो, इसमें अगर ये एल्कीन है तो इसका एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, और इसमें ये एल्कीन है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या मिलती है, ज्यादा। और देखो ये एसिमेट्रिक है और ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक एल्कीन्स ज्यादा मिलती हैं। तो हमें यहाँ पे B की परसेंटेज ग्रेटर देन मिलती है, किससे, A से। अब अगर मैं बात करूं 2-ब्यूटेनॉल की, तो 2-ब्यूटेनॉल यहाँ से भी ये अल्फा और ये आपका बीटा और ये भी बीटा, तो ये इधर और इधर दोनों साइड से रिएक्शन कर सकता था। तो देखो 1-ब्यूटीन कम मिलती है हमें और 2-ब्यूटीन क्या मिलती है, ज्यादा अमाउंट, इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर मैंने ये लिया 2-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल लिया, तो अब इसको इससे रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ये शिफ्ट हो जाता है कार्बोनियम आयन और आपको क्या मिलता है, 2-ब्यूटीन वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन इंस्टेड 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन। सिमिलरली जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये यहाँ से कम रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी क्या होता है, ये मिथाइल आयन, मिथेनाइड बोलते हैं इसको, CH3 नेगेटिव आयन यहाँ से शिफ्ट करके इधर आ जाता है और आपको क्या मिल जाता है, ये प्रोडक्ट 2-ब्यूटीन वाला ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से ये रूल क्या कहलाता है, सेटजेफ रूल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स ज्यादा होना, दिस रूल इज कॉल्ड सेटजेफ। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें सिस और ट्रांस बनने के चांस भी हैं, ये देखो ये तो 1-ब्यूटीन है, इसमें सिस और ट्रांस नहीं बन सकता, लेकिन अगर ये 2 पे बनता है तो 2 पे क्या होता है, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो सिस को मैंने B कहा है, ट्रांस को मैंने क्या कहा है, C। तो हम क्या देखते हैं, थर्मोडायनेमिकली क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। तो हम अगर इन दोनों की बात करें कि C और B में कौन ज्यादा है, तो हम देखेंगे C ज्यादा बनता है, किससे, B से, और B के बाद कौन बनेगा, A। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हमारे पास हैं ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, और इट वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन राइट इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।